हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हमारी जो सीरीज़ है, जो टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसके 41 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज हम 42वां पार्ट यहाँ पर शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अभी तक हम इसमें कुल मिलाकर भी 3000 से ऊपर क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला है आज का क्वेश्चन, अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। हिस्ट्री के करेंगे हम और टॉप प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस 42वें भाग में हमारा फोकस होगा हिस्ट्री पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासियों के द्वारा पहला विद्रोह शुरू किया गया था, और जिसका उल्लेख आनंद मठ में भी किया गया है। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जिसमें से वंदे मातरम को लिया गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला है, लंदन में भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया था। तो लंदन में भारतीय सुधार समिति का गठन दादा भाई नौरोजी की द्वारा किया गया था। ठीक है, 1887 में। और इसके ठीक 5 वर्ष बाद 1892 में ये पहले भारतीय बन गए थे वहाँ पर चुनाव जीतने वाले, सांसद बनने वाले। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। अगला है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। जब कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में, ये उस वक्त भारत के वॉइस रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है किसके काल में कांग्रेस का गठन किया गया था, उस समय भारत के वॉइस रहे कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और इन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस जो है वह केवल सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, कांग्रेस से क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसने कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो यह बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बाबर ने किस वर्ष उपाधि बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने वर्ष 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, आपको ऑप्शन में 1526 भी देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, 1526 में उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन बादशाह वह 1507 में ही बन चुका था। ठीक है, 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया था। ठीक है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, फरगना में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो फरगना का शासक था। अगला है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वह यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था 1519 में। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर ने किसके विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा था। तो बाबर ने 4 प्रमुख या महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जिनमें से एक था खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था 1527 में। ठीक है, इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण कर ली थी। अगला है, बाबर और मेदिनी रॉय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर और मेदिनी रॉय के मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में। ठीक है, और घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। महमूद लोदी को पराजित किया था 1529 में। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, कब कब लड़े गए थे? 1527, 28 और 29 में। और जो इसका चौथा महत्वपूर्ण युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। तो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बाबर किस अन्य भाषा का भी ज्ञाता था। तो तुर्की भाषा का भी वो ज्ञाता था। युद्ध की तुगलमा नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो युद्ध की जो तुगलमा नीति है, यह बाबर के द्वारा ही सर्वप्रथम अपनाई गई थी भारत में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर की मृत्यु आगरा में की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी इसकी जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? काबुल में इसका मकबरा स्थित है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कब से प्रारंभ की गई थी। यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी 1853 से। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के द्वारा भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, इन दोनों में अंतर है। 1773 एक्ट रेगुलेटिंग के द्वारा किया गया था कलकत्ता में 1774 के अंदर। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जो हमारी प्रीवियस जो इसकी सीरीज़ में है उसमें हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड एक कविता संग्रह है सरोजनी नायडू की। ठीक है, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। ठीक है, 1925 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो हमें आप कमेंट में बताएं। अगला है, कांग्रेस के कौन से नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? तो ये जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में तो उसने कुछ अपना प्लान दिया था, कैबिनेट योजना, उसने अपना जो योजना थी उसका उसने अपना प्रारूप रखा था नेताओं के सामने, तो सबने उसको अस्वीकार किया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र था जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है उसको शुरू करने या उसका समर्थक के रूप में जाना जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सदाशिव अय्यर ने 1917 में की थी। सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको चार्ल्स मेटाकैफे ने 1833 के करीब आके हटाया था और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता वो कहलाए थे। कौन? चार्ल्स मेटाकैफे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था वेलेजली ने, फिर मेटाकैफे ने हटाया, फिर लॉर्ड लिटन ने लगाया था और फिर अंत में लॉर्ड रिपन ने हटाया था। किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? तो जो शायर थे इकबाल, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का सुझाव दिया था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर आप हमें बताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक राज्य क्षेत्र या पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया था? कौन सा था वो आप हमें बताना है। अगला है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके काल में हुआ था? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डोरंड रेखा हुई थी निर्धारित 1896 में हुई थी। उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन हुए थे। ठीक है, 1896 में डोरंड रेखा उसका नाम था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अभी ये सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1912 में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यहाँ पर किस होगा, किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। 1878 में आया था ये। ठीक है, जबकि 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, पास किसने कराया था इसको? लॉर्ड लिटन ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में सातवाहनों का। ठीक है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो दूसरा ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? तो बाल विवाह की जो प्रथा थी यह शुरू हुई थी गुप्त काल में। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको समाप्त किया था। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने इसको लगाया था, फिर अकबर ने इसको समाप्त किया था, फिर औरंगजेब ने इसको दोबारा से लगाया था। ठीक है, हिंदुओं पर लगने वाला ये धार्मिक कर था और अंत में इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। रत्नावली नामक पुस्तक किस शासक ने लिखी है? तो एक पुस्तक का नाम है रत्नावली, ये लिखी है हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो कन्नौज में। ठीक है, पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में थी, बाद में ये अपनी राजधानी को कन्नौज में ले आया था। कुंभ मेले का प्रारंभ किसने करवाया था? तो कुंभ मेले का प्रारंभ कराया था हर्षवर्धन ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसको,
तुर्की भाषा में और इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। गद्दी पर बैठने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था या गवर्नर था। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद हुआ था फैज़ी में, ठीक है। और उस फ़ारसी अनुवाद को क्या कहा गया वो आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। पहले वाली वीडियोस में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसमें क्रॉस का साइन बनाया जाता है, क्यों? ताकि भुगतान के खाते ताकि भुगतान जो हो बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, ठीक है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत और पहाड़ की जो बीच की भूमि होती है उसको घाटी कहा जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से उनको दर्शाया जाता है। अगला है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ एक अनाज है जिसको होलिका दहन के दौरान जलाया जाता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ़ार खान ने, ठीक है, 1929 में। लाल कुर्ती आंदोलन से ही संबंधित है ये, और उसको भी किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ़ार खान ने। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। स्थापना कब की गई थी? 1981 में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाच दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार, जिसको भारत का रूर भी कहा जाता है, ठीक है, खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र यह है ये भारत का रूर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला है परमाणु के नाभिक में कौन से अवयव होते हैं? तो कौन से अवयव होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वहाँ एटम के बीच में होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काट रहा होता है, जबकि उसके न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा 42वां भाग टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस सीरीज़ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यहाँ पर ये सीरीज़ या ये पार्ट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के दौरान पूछे हैं उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।